मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफिल, जिन लोगों ने यहाँ पर आज इस इजलास को ऑर्गेनाइज किया, मुनक्कद किया, उनके लिए कोई मुबारकबाद नहीं और न उनके लिए कोई शुक्रिया का अल्फाज है, क्योंकि ये उनका अहम दीनी फरीजा था। एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो इस जमीन में अल्लाह का नाम लेता था, अल्लाह को माबूद मानता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल मानता था। इस कलमे की वजह से उसको संसार कर दिया गया, उसको लाठियां मारी गई। तो इसी कलमे की वजह से आपका यह फर्ज ऐन है कि इस तरह एक इजलास नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस तरह के इजलास होने चाहिए और इसके लिए कोई शुक्रिया की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे मोहतरम डॉक्टर नदवी साहब ने जो बात कही कि जब पहलू खान मारा गया तो कुछ दिन तो हम बेचैन रहे, उसके बाद हम खामोश हो। जब मोहसिन शेख को मस्जिद से निकलते वक्त शहीद कर दिया गया तो कुछ दिन तो हम बेचैन रहे, लेकिन उसके बाद हम खामोश हो गए। जबकि जरूरत यह थी कि एहतजाज का सिलसिला कहीं सड़कों पर, कहीं ऐवानों पर और कभी कोर्ट में लगातार जारी व सारी रहता, लेकिन कुछ दिन की बेचैनी के बाद हम अपने कारोबार की उलझनों में फिर मशगूल हो गए। और एक बात मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि तकरीबन मुल्क में जितनी भी लिंचिंग के वाकयात हुए हैं, 90% लोगों के मैं टच में हूं और तकरीबन 80 से 90% लोगों के घर गया हूं। और इन पूरे मामलों में डॉक्यूमेंट करने के बाद, इंडिया में और इंडिया के बाहर उसको रखने के बाद इस नतीजे पे साफ साफ कह रहा हूं कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं है। एक आध वाकई आसाम में छोड़ दें तो कोई भी मॉब लिंचिंग नहीं है। ये सब पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, ये सब सियासी कत्ल हैं जो किए गए हैं सियासी नफे के लिए। और इसकी कुछ झलकी मैं आपको देता हूं, आप अंदाजा लगाइएगा। हिंदुस्तान में सबसे पहली मॉब लिंचिंग उड़ीसा के मनोहरपुर में ग्राहम स्टेन की हुई। ग्राहम स्टेन एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर था जो अपने मरीजों का इलाज करता था। उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। एक रात मनोहरपुर में उसके 6 साल के बच्चे टिमोथी और 8 साल के बच्चे डाल्टन के साथ एक गाड़ी में बंद करके एक भीड़ ने उनको जला दिया। जलाने वाला शख्स बजरंग दल का वो एरिया इंचार्ज था, नाम दारा सिंह था। और अभी जो एक नए मंत्री बने हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सादगी की मूर्ति थे, उस कत्ल के वक्त वो मंत्री सारंगी भी वहां मौजूद था। उसके बाद उज्जैन यूनिवर्सिटी में
प्रोफेसर सब्बरवाल की मार मार कर हत्या कर दी गई, उनकी भी लिंचिंग कर दी गई। मारने वाला जो शख्स था आलोक तोमर, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था। दूसरा जो आदमी मारने वाला राजेश मिश्रा था, वो भी एबीवीपी का पोस्ट होल्डर था। और तो और जब ये तोमर साहब मारने के इल्जाम में जेल गए तो शिवराज सिंह चौहान जब उस वक्त के वजीर आला थे, उन्होंने बाकायदा ग्वालियर जेल में जाकर मुख्यमंत्री रहते हुए उससे मुलाकात करी। उसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस सरकार की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जिसमें उन्होंने अहद लिया था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उसके 3 दिन के अंदर 23 मई को इस सरकार ने हलफ लिया था और 26 मई की रात में मोहसिन शेख को पूना की एक मस्जिद से निकलते हुए शहीद कर दिया गया। और यह कहा गया कि आज हमने पहला विकेट ले लिया। मारने वाले कौन थे? मारने वाले आरएसएस के पूरे एरिया इंचार्ज थे। 9 लोग थे, जिनमें से 8 लोग आरएसएस के कार्यकर्ता थे। जिस दिन अभी ये बात हुई कि मोदी साहब ने कहा है कि सबका विश्वास, जिस दिन मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में कहा था कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसी दिन रामगढ़ की सड़कों पर अलीमुद्दीन को मार मारकर लिंच कर दिया गया था। जब वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो वो मैसेज दिया जाता है कि तुम्हें करना चाहिए। अगर उन्हें वाकई नहीं होने देना कहना चाहिए तो ना मोहसिन शेख से लेकर अखलाक तक और तबरेज तक के मारने वाले जेलों के अंदर होते। आप इस बात को जान लें कि 2 या 3 केस को छोड़कर किसी में कोई सजा नहीं हुई। और आज से 2 दिन पहले जब परसों हम लोगों ने एक साथ हिंदुस्तान के 70 मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट एहतजाज रखे तो मोदी साहब ने मुंह खोला और उन्होंने ये बात कही कि एक घटना या 2 घटना के लिए झारखंड को तो बदनाम नहीं किया जा सकता। आप याद करें 2002 में जब 4,500 मुसलमानों को आग के हवाले कर दिया गया था, बच्चों को उनकी मां गृहमंदानी से निकालकर त्रिशूल के ऊपर चढ़ा दिया गया था, तब इस शख्स ने यह बात कही थी कि गुजरात का नाम बदनाम किया जा रहा है, गुजरात की अस्मिता का सवाल है। आज वही आदमी ये बात कह रहा है, 18 लोगों को, मजलूम लोगों को भीड़ ने मार दिया और वो आदमी कह रहा है कि झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। हमारा और आपका सवाल यह होना चाहिए कि झारखंड की अस्मिता, गुजरात की अस्मिता, गुजरात की इज्जत आप अपनी जेब में रखिए। हम सिर्फ इंसाफ का मुतालबा करते हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यह एहतजाज जारी रहेगा। ये जो पुलिस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो झारखंड की पुलिस हो, ये आरएसएस का, बीजेपी का रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये रिजर्व पुलिस फोर्स है। इमरान साहब, आप पुलिस के कारनामे सुने आप लोग। गोड्डा में 2 शख्स हैं, एक इश्तियाक अंसारी है और एक मोहसिन है। एक की उम्र 26 साल है और एक की उम्र 32 साल है। दोनों जानवर का कारोबार करते हैं। उनको एक भीड़ घेर लेती है और उनसे कहती है कि तुमने जानवर चोरी किए हैं। भीड़ बढ़ रही होती है। एक का बेटा और एक का भाई किसी की मोटरसाइकिल मांगकर थाने पहुंचते हैं। तकरीबन 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। थाना इंचार्ज से कहते हैं कि मेरे बाप को, मेरे भाई को घेर लिया गया है, आप चलें, खुदा के वास्ते मदद करें। तो थाना इंचार्ज साहब कहते हैं कि हमारे पास डीजल के फंड के पैसे नहीं है, गाड़ी में डीजल डालने के पैसे नहीं, हम नहीं जा सकते। वो लोग भाग के किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, उनसे 2,000 रुपए लेते हैं। जब वापस वो पलटते हैं पुलिस स्टेशन में 2,000 रुपए की घूस देते हैं। 10:30 बजे जब पुलिस पहुंचती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी की 19 जगह से हड्डी टूटी हुई होती है और एक आदमी की 16 जगह से हड्डी टूटी होती है। दोनों की जान जा चुकी होती है। उसके बावजूद भी अगर हमारे माशरे में सन्नाटा है, हमारे माशरे में खामोशी है, अगर हम आवाज बुलंद नहीं कर रहे तो हम और आप याद रखें कि इस दुनिया के बाद भी एक अदालत है, उसमें उनको भी जवाब देना है और हमको और आपको भी जवाब देना है। हम इसलिए आवाज उठाएंगे कि हमको वहां भी जवाब देना पड़ेगा। ये पूछा जाएगा कि जब मौत का वक्त मुतय्यन था तो तुम अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकले?
तुम क्यों बाहर नहीं निकले जब पहलू खान को शहीद कर दिया गया? तुम क्यों बाहर नहीं निकले जब मोहसिन को शहीद कर दिया गया? तुम क्यों चुप रहे जब जुनैद को शहीद कर दिया गया? तुम क्यों खामोश रहे जब मिनहाज को शहीद कर दिया गया? ये जो अफसोस इस बात पे है और शर्म हम सबको इस बात पे है कि जिस इलाके में तबरेज को मारा गया, आज तक पूरे 1 साल पहले एक रात में 4 मुस्लिम नौजवानों को उसी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के उसी शोभापुर के इलाके में 4 मुस्लिम नौजवानों को एक रात में शहीद कर दिया गया। 2 मुस्लिम नौजवान उनमें से दुबई से आए थे ईद मनाने के लिए। 1 साल पहले बिल्कुल इसी वक्त की बात है। मैं खुद आंखों देखी उस जमीन की, उनके घर वालों से मिली हुई बात बता रहा हूं। उस पर हम कोर्ट में भी काम कर रहे हैं। 4 मुस्लिम नौजवान जिनमें से 2 जानवर बेचने और खरीदने का काम करते थे, उसी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी उनको पीछा करती है। वो अपनी गाड़ी से जानवर खरीदने जा रहे होते हैं। आगे पेड़ डाल दिया जाता है। जब वो उतर के भागते हैं तो भीड़ पीछा करती है। 3 कहीं छूट जाते हैं, एक अपने किसी रिश्तेदार के गांव में डाल दिया पहुंच जाता है। 10,000 की भीड़ उस गांव के मकान को घेर लेती है और ये कहती है कि तुम अपने उस रिश्तेदार को हमारे हवाले करो, वरना हम इस पूरे गांव को गुजरात बना देंगे। ये अल्फाज जो मैं कह रहा हूं, ये अदालत में टेस्टिमनीज हैं, ये गवाहियां हैं। उसके बाद उस नौजवान को निकाला जाता है और पूरी भीड़ उसको तबीयत से मारती है और वो वहीं जान उसकी निकल जाती है। आप और हमने 1 साल पहले जमशेदपुर के नाम से एक तस्वीर देखी होगी, एक सांवले कलर का शख्स हाथ जोड़े बैठा हुआ और खून से उसका सीना भरता हुआ। उसके बाद 3 लाशें खेतों में पाई जाती हैं। 4 नौजवान शहीद हो गए। हम और आप खामोश रहे, इसलिए आज तबरेज अंसारी के साथ ये हुआ। अगर आज तबरेज अंसारी पे खामोश रहेंगे तो कल किसी नदीम खान के साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। इसलिए हमें खामोश नहीं रहना है। और जब हिंदुस्तान में की पूरी तारीख में 1997 की मनोहरपुर की लिंचिंग, रामेस्टेन की लिंचिंग के बाद पहला तारीखी फैसला जो आया अलीमुद्दीन का, उस अलीमुद्दीन के केस में सजा हुई 8 लोगों को लाइफ टर्म और 2 लोगों को 8-8 साल की। तो मेरे जो दोस्त उस मामले के वकील थे, उन्होंने बताया कि जब हम कोर्ट में पहुंचे हैं तो हमको अपनी जान बचाने के लिए हमारी भी लिंचिंग हो जाती, पीछे के दरवाजे से मोटरसाइकिलों में बैठ के भागना पड़ा। उसके बाद सजा हो गई। हम लोगों को भी यकीन इस बात का था कि सजा की शुरुआत हुई है और इंशाअल्लाह इससे कुछ लगाम लगेगी। लेकिन हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला देते हुए उन 8 लोगों को जमानत दे दी, जिसमें से 6 लोग लाइफ टर्म में थे और 2 लोग 8-8 साल में थे। जैसे ही उन लोगों को जमानत मिलती है, इस सरकार का नुमाइंदा मंत्री यूनियन मिनिस्टर जयंत सिन्हा उन लोगों को हार पहनाने के लिए जेल के बाहर खड़ा होता है। जिन लोग गोड्डा, जिसकी मैं बात बता रहा था, जब वो गोड्डा में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है तो वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे कहता है जो हो गया वो हो गया, अब जिन लोगों ने काम किया है हम उनका सुप्रीम कोर्ट तक दिफा करेंगे। जब अखलाक के मारने वालों मरते हैं तो उनके जनाजे में तिरंगा लेके महेश शर्मा पहुंचता है। इसलिए बात अगर कोई आपसे कहता है कि ये मॉब लिंचिंग है तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये संघ परिवार का हम पे और आप पर कमजोर लोगों पे हमला है। और हमले का जवाब देने के लिए अगर आप खामोश रहे तो इस हमले का दायरा आप तक भी आएगा, इस हमले का दायरा बढ़ेगा और आप तक भी आएगा। एक एक गवाही, एक एक केस की बुनियाद पर कह रहा हूं कि कोई मॉब नहीं है। जिस अमित शाह ने जब आपके सामने कहा था कि हम हर घर तक पहुंचे हुए हैं, हमारे पास 33 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं। जब मैंने शोभापुर के लोगों से पूछा कि 2 घंटे में गांव के अंदर कैसे 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि साहब व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। ये वो मुनज़्ज़म भीड़ है, ये भीड़ वो भीड़ नहीं है, ये सियासी भीड़ है जिसका सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। झारखंड में अचानक से हमले इसलिए बढ़ गए हैं कि 6 महीने के बाद झारखंड में इलेक्शन है। हरियाणा में हमले फिर बढ़ेंगे क्योंकि हरियाणा के मेवात से हमले होंगे और उसका पोलराइजेशन किया जाएगा। हमको और आपको लगातार ये आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हमने आवाज नहीं उठाई, कहने और सुनने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप इस बात का इत्मीनान रखिए कि जो जगह जगह केस हुए हैं, किसी एक केस को भी हम अदालत में खाली नहीं जाने दे रहे। हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी लेके जा रहे हैं। 16 तारीख को यूनाइटेड नेशन, 16 जुलाई को यूनाइटेड नेशन के एक रिलीजियस
बॉडी की मीटिंग है जिसमें पूरे दुनिया में जहां जहां पे एक मजहब के मानने वालों को दबाया जा रहा है, जिसकी एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते भी आई थी, उसकी तरफ से भी हम लोगों को बुलावा है। इंशाअल्लाह इन सारी रिपोर्ट के साथ वहां भी नुमाइंदगी होगी। लेकिन एक बात यह है कि यह ताकत हमारी आप लोग जब तक सड़क में आएंगे तभी बनेगी। हम अगर अकेले आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज कमजोर है। अगर आप हमारी आवाज पे लब्बैक कहेंगे तभी हमारी आवाज मजबूत होगी। अगर आप ये सोचें कि आज हम एक तबरेज अंसारी के लिए निकले हैं, कल जब कोई दूसरा तबरेज होगा फिर निकलेंगे, नहीं। जब तक तबरेज अंसारी को, जब तक पहलू को, मोहसिन को, जुनैद को, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक कि हमारा एहतजाज जारी व सारी रहेगा। इस बात का वादा है? इस बात का है वादा? क्यों? क्योंकि जो कलमा हम पढ़ते थे वही कलमा पढ़ने की वजह से उनकी जान चली गई। उनका कसूर सिर्फ यह था कि वो मुसलमान थे, और इसलिए अब हम मुसलमानों का जो फरीज़ा अव्वल है कि उनके लिए हम इंसाफ लें, उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ें। तबरेज का तो कोई भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बहन भी नहीं है, मां भी नहीं है, तो कौन लड़ेगा उसकी लड़ाई? तो मैं एक जोरदार नारा देता हूं, आप और सब आवाज लगाएं, क्योंकि हम उनको मरा हुआ नहीं मान रहे। ये अदालत, ये मुल्क उनको मरा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं वो शहीद है। शहीद है तो क्या है? जिंदा है। मैं नाम लेता चलूंगा मुसलसल उन लोगों को जो इस हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए हैं, और आप आवाज लगाएंगे जिंदा है। और पहलू जिंदा।